नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जमा खान की। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हाजीपुर पहुंचे और उन्होंने जो बयान दिया वो सबको चौंका गया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिसके बाद वो मुस्लिम हो गए। जमा खान का दावा कि आज भी उनके पूर्वज के राजपूत जो हैं वंशज मौजूद हैं और उनसे पारिवारिक रिश्ता भी है। यह बड़ा बयान तब सामने आया जब मंत्री से धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे। इस मौके पर जमा खान ने अपने को हिंदू और राजपूत होने का प्रमाण देते हुए अपने पूर्वजों के हिंदू नाम तक बता दिए। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। दो लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है, जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है, तो सब मोहब्बत होता है। परिवर्तन कोई जबरी हम ही है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं परिवर्तन कर लूंगा। तो जमा खान ने खुद ही स्वीकार किया कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और अब वो मुसलमान है। हाजीपुर पहुंचे थे जमा खान और ये बड़ा बयान दिया। बताया जा रहा है कि उनसे सवाल पूछा गया था धर्म परिवर्तन को लेकर, जिसके बाद उन्होंने बताया, ये चौंकाने वाला बयान दिया कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। राजीव मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बयान उस वक्त आया है जब आज से कुछ दिन पहले मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख ने कहा था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए बिल्कुल एक है। क्या यह बयान सामने नहीं आता मोहन भागवत का, तो यह बयान क्या यहां जमा खान दे पाते? आप देखिए, ये उनका जो बयान है उनका आकलन करना होगा, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने ये बात एक बड़ी बेबाकी से रखी। और जब उनसे धर्मांतरण पर सवाल पूछा गया कि सूबे में कई जगह ये मामले आ रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर उन्होंने ये अपनी राय रखी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो जो है उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने उनके अपने पुराने वंशज का नाम भी लिया और कहा कि ये हमारे पुराने जो वंशज हैं वो आज भी अस्तित्व में है, वो भी मौजूद है, जिनसे उनका ताल्लुकात है, रिश्ता है, आना जाना होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक बड़ी बात कही है कि उनके पूर्वज जो थे वो राजपूत थे और वो राजपूत वंशज चाहते हैं। हालांकि बाद के दिनों में उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था और फिलहाल वो अभी मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो ये उनका एक चौंकाने वाला एक बड़ा बयान है। बिल्कुल, ये बड़ा बयान चौंकाने वाला बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम हैं, लेकिन इससे पहले उनके पूर्वज राजपूत थे, मुस्लिम धर्म उन्होंने अपनाया, उसके बाद वो मुसलमान बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। सब कुछ है, तो सब मोहब्बत होता है। परिवर्तन कोई जबरी हम ही है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं परिवर्तन कर लूंगा। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस में आरोपियों की पेशी हो रही है। नासिर, इमरान और काफिल की इस वक्त एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है। पटना के एनआईए कोर्ट में तीनों को पेश किया गया है और हम आपको ये भी बता दें कि तीनों की रिमांड की जो अवधि है वो आज ही खत्म हो रही है। इधर बेऊर जेल में सलीम की न्यायिक हिरासत का भी आज आखिरी दिन है। हालांकि सलीम को अब तक एनआईए कोर्ट नहीं लाया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दरभंगा ब्लास्ट मामले में जो तीन लोगों नासिर, इमरान और काफिल है, इनकी पेशी हो रही है। पटना के एनआईए कोर्ट में तीनों की पेशी चल रही है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, इन तीन लोगों की तो पेशी हो रही है, इनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है, क्या सलीम को भी लाया जाएगा? अब तक उसे लेकर लाया नहीं गया, पहुंचा नहीं गया एनआईए कोर्ट? देखिए अनूप, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर सलीम को अब तक क्यों नहीं एनआईए ने एनआईए कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो इस बाबत जो है एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो आधिकारिक सूत्र हैं और जेल प्रशासन के जो आधिकारिक सूत्र हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो ये कहा गया है जेल प्रशासन की तरफ से कि एनआईए की तरफ से कोई भी सूचना जो है वो लिखित जो है वो जेल प्रशासन को नहीं दिया गया अब तक। तो ऐसे में ये अब माना जा रहा है कि हो सके तो सलीम को चाहे तो सेकेंड हाफ या फिर आज कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करे, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तीन लोग जो है, इमरान, कफील और नासिर, इन दोनों को लेकर के एनआईए के अधिकारी जो है, कानूनी तौर पर देखिए तो न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है सलीम की, और अगर अब तक कोई जानकारी एनआईए की तरफ से नहीं दी गई है तो थोड़ी हैरानी हो रही है। क्या संशय है कि आज पेश करेंगे या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल ये काफी संशय की स्थिति है
और इसका जवाब आधिकारिक तौर पे कोई भी देना फिलहाल नहीं चाह रहा है। आधिकारिक सूत्र भी जो है वो इस पूरे मामले पे खुल कर बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जेल की जो हमारे जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक एनआईए की तरफ से कोई भी लिखित सूचना बेउर जेल प्रशासन को नहीं दिया गया है। जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सके सेकंड पाली में दूसरी जब शिफ्ट चलेगी कोर्ट की तो उसमें ये हो सके तो इनकी पेशी के लिए जेल प्रशासन को सूचित किया जाए और फिर सलीम को लेकर के एनआईए के अधिकारी कोर्ट पहुंचे। मामला ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देगी। नासिर इमरान और काफिल जो दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी है, इनको पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इनकी पेशी इस वक्त चल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी यही बना है कि सलीम जो चौथा आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आज न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है, लेकिन सलीम को अब तक कोर्ट में पेश एनआईए कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। एसटीएटी रिजल्ट में अनुत्तीर्ण जनरल कोटे की महिला अभ्यर्थियों ने सरकार से 45% में ही उत्तीर्ण कर 7वें चरण की शिक्षक बहाली में टीचर बनाने की मांग की है। इन लोगों ने 5% आरक्षण का हवाला देकर यह मांग की। हालांकि शिक्षा मंत्री ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। लिहाजा इन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष से सहयोग की गुहार लगाई। तेजस्वी के आवास पर यह अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन तेजस्वी के दिल्ली में रहने की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट। रिजल्ट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से जो जनरल कोटी की महिला अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंची है और राज्य भर से जो महिला अभ्यर्थी पहुंची है। हालांकि इनसे शिक्षा मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया। मामला क्या है, हम सीधे बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के आवास के बाद ये लोग सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची है और यहाँ भी मुलाकात नहीं हो सकी है। क्या है आप लोगों का डिमांड, क्या है? सर, एसटीटी 2019 में महिलाओं को 5% का रिलैक्सेशन नहीं मिला, जबकि 2011 वाले एसटीटी में 2017 वाले में मिला है। और बिहार सरकार का कहना है कि महिला को आरक्षित कोटि में रखा जाता है, तो फिर हमें आरक्षण क्यों नहीं मिला? हमारा यही कहना है, हमें आरक्षण क्यों नहीं मिला? इसमें हम लोग को 5% रिजर्वेशन नहीं मिला। एक ही नोटिफिकेशन में मतलब स्वास्थ्य अनुदेशक को दिया गया और पात्रता में हम लोग को नहीं दिया गया है। हम लोग सर कोर्ट तक जाएंगे, मांगे पूरी नहीं हुई। हम लोग इसलिए विपक्ष के पास आए ताकि उनसे कुछ आश्वासन हम लोग को मिले, वो मेरा कुछ काम करें। लेकिन हम लोग नहीं होगा तो विपक्ष के पास जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, ना कि उनसे हम भीख मांग रहे हैं। हम लोग से बात करने के लिए शिक्षा मंत्री तैयार नहीं होते। हम लोग 4-5 बार उनसे मिले, बोल रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। आज डायरेक्टली बोले कि ये नहीं होगा, ये ऐसा हम लोग से गलती हुई है, लेकिन हम इसको अब सुधार नहीं सकते। नहीं सुधार सकते तो हम लोग का एक तो एसटीईटी 10 साल बाद आया, अगर आप आगे आता है एसटीईटी तो हम लोग उसमें हम लोग का एज एक्सपायर्ड हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग से या माननीय मुख्यमंत्री से हमसे रिक्वेस्ट है कि मेरा हम लोग का जो मामला है उसको सुधार के वापस किया जाए, हम लोग को दिया जाए, नहीं तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात हुई है उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उसके बाद ये लोग सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गई हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के बारे में भी बताया गया कि दिल्ली में है, ऐसे में जो इनकी फरियाद है वो अनसुनी हो गई। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम बैठने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। यानी 45% में अगर हमें मौका नहीं मिलता है नियोजन का तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अब हम इसके बाद सीएम से जाकर गुहार करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर गोपालगंज के बरौली की है, जहां शादी समारोह में न सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया बल्कि युवकों ने हथियार भी लहराए। बरौली के रतन सराय वार्ड नंबर 14 में बारात आई थी। बारात माजागढ़ के लंगटूहाता गांव से आई थी। बारात के दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। ऑर्केस्ट्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां झूमते डांस करते नजर आए। एक युवक पिस्टल भी लहराता हुआ नजर आया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में एक भाई ने अपने बहन की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि गला रेतकर भाई ने बहन की हत्या की और नशे की हालत में बहन से झगड़ा हुआ था। बिशनपुर के टिलाही गांव की यह घटना है। तो देखिए दरभंगा से बड़ी खबर, जहां एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी है। गला रेतकर भाई ने अपनी बहन की जान ले ली। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बिशनपुर के टिलाही गांव की यह घटना है। और बात बाढ़ की, जिसके पानी से जिंदगी परेशान है।
बगहा में गाइड बांध के क्षतिग्रस्त होने से स्थिति भयावह हो गई। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से धनहा रतवल पुल के पास गाइड बांध करीब 200 मीटर तक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बांध के टूटने से पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग की टीम मुस्तैदी से बांध की मरम्मती में जुटी है। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मुन्ना राज। पहाड़ी नदियों के कहर के बाद अब शांत पड़ी गंडक भी उफनाने लगी है। हम अभी पहुंचे हैं देखिए गंडक नदी के किनारे और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो अपडेट आ रहा है, अभी फिलहाल गंडक बराज में पिछले 24 घंटों से 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और बढ़ते जलस्तर के बाद इसका गाइड बांध पूरी तरह टूट गया है और इसका फासला करीब 200 मीटर हो गया है। 200 मीटर में गाइड बांध पूरी तरह टूट गया, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं और इसका पानी तेजी से रिहायशी क्षेत्रों की तरफ फैल रहा है। एक स्थानीय है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये पानी कहाँ कहाँ जाकर प्रभाव कर रहा है। पानी नैना चिरई पंचायत है, नैना गांव है, उसके बाद बगल में करैया बसौली है, उसी जगह में जाकर पानी क्षति हो पाएगी। लाखों संख्या की अब तो लापरवाही से टूट गया है उनका। लगातार देखिए दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जल संसाधन की विभाग की पूरी टीम यहाँ पहुंची और फ्लड फाइटिंग का काम शुरू हो गया है और इस तटबंध को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर पहुंच गए हैं और जल संसाधन विभाग की कई टीमें यहाँ कैंप कर रही है और इस तटबंध को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बाढ़ पूर्व तैयारी की जाती है, तटबंधों और बांधों की सुरक्षा का दावा भी किया जाता है और हर साल ऐसी ही तबाही सामने आती है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। अगली खबर दरभंगा से, जहां केवटी प्रखंड के कोठिया के पास जमींदारी बांध टूट गया। बांध को बांधने का काम फिलहाल चल रहा है। 20 फीट टूट गया है। अभी तक कोई सरकारी महकमा यहाँ पर नहीं आया है। जेई साहब, एसडीओ साहब, सबका मोबाइल नंबर बंद है। यहाँ रात भर वो वहाँ कोठिया में परेशान थे, हम लोग वहाँ बांध के आए हैं। अभी यहाँ जो तकरीबन 20 फीट बांध टूट चुका है और जल्द से जल्द यहाँ पर अगर उपाय नहीं होता है तो यहाँ पर तकरीबन पूरा गांव डूब जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। दरभंगा के केवटी प्रखंड के असराह गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव को केवटी प्रखंड से जोड़ने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पूरे गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिलहाल एक नाव के सहारे लोग यहां से आवाजाही कर रहे हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड के असराहा गांव में बाढ़ का पानी घुसा। लोग यहां बेहद परेशान हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इधर नवादा में लगातार हो रही है बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। राजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत के हरदिया सेक्टर ए में मिट्टी से बने मकान गिर गए। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। अनाज की जबरदस्त बर्बादी हुई और सबसे हैरानी की बात तो ये कि अभी तक मौके पर कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा है। जगह नहीं था, नाली नहीं बना हुआ था, पानी घर में सब सामान भरा हुआ था, एकदम ऐसे सब घर गिर गया। नाली नहीं बना है? नहीं, नाली तो नहीं बना है। मधुबनी के पद्मा पंचायत के लगड़ी गांव के लोग बाढ़ के चलते नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नदी के किनारे बसे इस गांव में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। पानी के तेज बहाव में गांव का मुख्य रास्ता बह गया, जिससे गांव का संपर्क पद्मा गांव से कट गया। लोग जल कैदी बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे एक पुल के सहारे रास्ते को पार भी कर रहे हैं और बच्चे कैसे जान जोखिम में डालकर रास्ते को यहां पार कर रहे हैं। हैरानी यहां भी इसी बात की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों में काफी नाराजगी क्या हुआ था। पानी ज्यादा आता है हाईवे बनने के कारण और टूट गया। उस समय से न कोई नेता आता है न कोई देखने वाला है। कैसे पार हो रहा है गाड़ी, आप लोग जानते हैं। गोपालगंज में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर का हर मोहल्ला पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर के सिनेमा रोड स्थित शिक्षा विभाग का परिसर पूरी तरह से पानी से लबालब है। इसके बाद शिक्षा विभाग का कैंपस भी तालाब में तब्दील हो गया। शिक्षा विभाग में काम करने आए कर्मचारियों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैंपस से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ी हुई है। पानी लागल बाटे, नगर निगम से अनुरोध बाटे कि नाला सफाई कर दे कि पानी निकल जा
आवे जावे आदमी के शिक्षा कार्यालय के आदमी के भी यहाँ आवे जाए के सुविधा होके माटी भरवा के ईंटाकरण हो जाए तो अति उत्तम हुई। और लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से किशनगंज के कई प्रखंडों में भीषण कटाव हो रहा है। इससे लोगों में दहशत है और सबसे ज्यादा प्रभावित टीड़ागाछ प्रखंड है, लेकिन अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि कोई इसकी सुध नहीं ले रहा। भीषण कटाव से कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। अधिकारियों की अनदेखी से लोगों में काफी नाराजगी है। बता दूं सबसे पहले कि ये फुलवड़िया बाजार चरागाह प्रखंड का एक ग्रामीण और राजस्व हाट और इस इलाके का एक आर्थिक मंडी है। पूरे प्रखंड क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण हाट हैं, जिसमें फुलवड़िया हाट, मटियारी हाट और सुइया हाट, जो चरागाह प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों हाट इस वक्त इसका अस्तित्व खतरे में, और ख़ास करके इस वक्त हम फुलवड़िया हाट में हैं। फुलवड़िया हाट के बगल में और यहाँ 13 अभी जो ग्रामीणों से पता चला, और इससे पहले भी अंचलाधिकारी, अब तक कोई कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी के लिए अलग से थाना खोलने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी का अपना थाना होगा, जिसके बाद निगरानी, ईओयू और एटीएस जैसी दूसरी एजेंसियों की तरह सीआईडी भी एफआईआर दर्ज करने लगेगी और उसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल जाएगा। अपराध नियंत्रण की दिशा में बिहार पुलिस मुख्यालय का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय। बिहार पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को लेकर एक महत्वपूर्ण तैयारी कर रहा है। तैयारी यह है कि सीआईडी यानी अपराध अनुसंधान विभाग अपना केस दर्ज करेगा और आरोपियों की गिरफ्तारी भी अपराध अनुसंधान विभाग की टीम ही करेगी। इसके लिए सीआईडी में एक थाना खोलने का भी प्रस्ताव है। इस पर मुहर लगने वाली है और अगर मुहर लग जाती है तो बिहार पुलिस की अन्य एजेंसियों की तरह सीआईडी भी एफआईआर दर्ज करेगी। अपराध अनुसंधान विभाग अभी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इसका कोई अपना थाना भी नहीं है। जिलों में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों का अनुसंधान अपने जिम्मे लेने का जरूर सीआईडी को अधिकार है। सीआईडी किसी कांड का अनुसंधान अपने नियंत्रण में अगर लेती है तो आईओ जिला पुलिस का ही होता है, पर पर्यवेक्षण सीआईडी करती है। आईओ भी सीआईडी के नियंत्रण में रहता है उस दौरान जब पर्यवेक्षण चलता है। फिलहाल देश के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था जरूर है, जैसे ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में सीआईडी को यह सुविधा उपलब्ध है। बिहार पुलिस के अधीन एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस, आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का भी अपना थाना है। यदि सीआईडी के लिए थाना खोलने को मंजूरी आने वाले दिनों में मिल जाती है तो उसके द्वारा भी एफआईआर दर्ज कर कांडों का अनुसंधान किया जा सकेगा और निश्चित तौर पर इसका असर भी पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से यह महत्वपूर्ण पहल होगी बिहार पुलिस मुख्यालय की। वैसे भी जो पहले सीआईडी को कई अधिकार दिए गए हैं, उसमें खासकर जो केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग का अधिकार अब पुलिस मुख्यालय के स्तर पर होगा और निश्चित तौर पर उसकी मॉनिटरिंग सीआईडी जिस तरीके से अगर करेगी तो उसके भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो सीआईडी की जो कार्य पद्धति अब आने वाले दिनों में बदल सकती है। अब इसके अपने थाने होंगे और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर भी वो लगातार मॉनिटरिंग करती रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर जिले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर नकेल कसने के लिए एसपी ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। पुलिस कप्तान ने रोल कॉल सिस्टम की शुरुआत की। इसके तहत सुबह 10 बजे सभी पदाधिकारी थाने में मौजूद रहेंगे और सामूहिक फोटो एसपी को भेजा जाएगा। इसके अलावा केस डायरी को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। देखिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस व्यवस्था को चुस्त बनाने को लेकर जिला पुलिस कप्तान ने एक नई पहल स्टार्ट की है। नई योजना पे उन्होंने काम किया है जिसका नाम है रोल कॉल। पहले मैं बता दूं कि रोल कॉल है क्या। इसके तहत जिले के 25 थाने के जो पुलिस के स्टाफ जो हैं, जो वहाँ पे एसएचओ हैं, जो वहाँ पे डीएसपी हैं, जो वहाँ पे पदस्थापित हैं, उनको सुबह 10 बजे तक सभी स्टाफ के साथ फ़ोटो खींच के कब अपने एसपी के मोबाइल पे भेजना होता। सभी थाना में एसपी सर के आदेश पे 10 बजे से ये रोल कॉल का नया आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो जो भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी हैं उनको उनके ड्यूटी के बारे में समझाया जाता है। जैसे कि 9:30 बजे से जो पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है उनको आज के लिए क्या विशेष निर्देश है, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग और ये ज्वेलर्स के शॉप्स के आसपास चेकिंग के बारे में, सख्त चेकिंग के बारे में निर्देश दिया जाता है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। पूर्णिया के लाइन बाजार में अल्फा हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ है। एक गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा यहां भड़क गया।
परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल सदर अस्पताल से मरीज को कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन परिजन दलाल के चक्कर में पड़कर अल्फा हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद प्रबंधन पहले 10,000 रुपए जमा करने को कहा उसने और ऑपरेशन के नाम पर टाल मटोल करने लगे। उसी दरमियान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आईसी चार्ज 10,000 रुपया लगेगा और आपको अभी से सुबह 6 बजे तक हम ऑपरेशन करके देंगे। उसी टाइम से बोला 10 मिनट में करवा रहे हैं, आधा घंटा में करवा रहे हैं, लेते लेते 7:30 बजा दिया। बोला आप पहले मेरे अकाउंट में पैसा डलवाइए। पैसा भी डलवा दिए। कौन कहा आपको? वो इसके अंदर में जो है एक आदमी था ये काउंटर पे 10,000 रुपया डाले। ठीक, उसके बाद डाल दिए। उसके बाद वो बोला कि ठीक है अब ऑपरेशन होगा। बोला यहीं था यहीं ऑपरेशन होगा और यहाँ ऑपरेशन नहीं करके डॉक्टर कोई नहीं आया। बोला यहीं पे ऑपरेशन होगा। क्या बात आपका? पेशेंट को मतलब गर्भवती थी, ठीक है, डिलीवरी जैसे ही दर्द हुआ हम लेके आए। तो देखिए पूर्णिया में दलाल के चक्कर में फंसकर कैसे एक जच्चा बच्चा की मौत हुई। अल्फा हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है। महिला और नवजात की मौत हुई, जिसके बाद यहां जोरदार हंगामा हुआ है। पूर्णिया से खबर आई, इलाज में लापरवाही का आरोप मृतक के परिजन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले 10,000 रुपए जमा कराए गए, लेकिन उसके बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर है, जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जगदानंद सिंह कद्दावर नेता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी का धड़ा थोड़ा कमजोर होगा यह माना जा रहा है। हालांकि क्या कारण हुए यह पता नहीं चल पा रहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जगदानंद सिंह कद्दावर नेता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रवि नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रवि, क्या वजह बताई जा रही है जगदा बाबू ने इस्तीफा दे दिया है? और देखिए आरजेडी के कैंप से एक बड़ी खबर जो आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस बात की जो सूचना है वो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने दे दी है। आपको बताएं कि उन्होंने इस्तीफे में जो कारण बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, उसमें उन्होंने कारण अस्वस्थता बताया कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसके भीतर की जो बात है वो ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप जिस ढंग से लगातार जगदानंद पर हमलावर थे और जिस ढंग से स्थापना दिवस में जितनी बड़ी बातें तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के लिए कही, उससे बहुत आहत थे और उस आहत में वो जो है ये उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। कहने वाली बात है कि आरजेडी उन्हें कैसे मना पाती है और आगे क्या निर्णय लेती है। जी, हालांकि जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है नियम कायदे वाले आदमी थे और पार्टी के दफ्तर में भी बहुत सारे नियम कानून उन्होंने लागू कराए थे। तेज प्रताप उस वक्त भी वहां नाराज हुए थे उनके नियम कायदों को लेकर। बिल्कुल देखिए जिस ढंग से जगदानंद सिंह की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग ढंग की रही है। वो नियम कानून और कायदे कानून से चलने वाले रहे हैं और जिस समय से वो प्रदेश अध्यक्ष बने उसी समय से वहां पे जो लोग आने जाने वाले हैं वो ढंग से आए, आने से पहले यहाँ पे इजाजत लेनी होगी और तमाम जो नियम है वो प्रदेश कार्यालय में लगाए थे, जिसे लेकर के भी पहले तेज प्रताप यादव ने। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लेकिन जब स्थापना दिवस के उस मंच से जिस मंच से लालू प्रसाद यादव भी जुड़े हुए थे, तेजस्वी सामने बैठे हुए थे, उस मंच पे जहां लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा था अपने भाषण में कि जगदानंद सबसे सीनियर और सबसे काबिल व्यक्ति है, वैसे जगह पे प्रताप का जो भाषण था वो आहत करने वाला था और माना यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने उसी बयान के आहत होकर के ये बड़ा कितना बड़ा नुकसान आरजेडी के लिए होगा रवि? देखिए जगदानंद सिंह के लालू प्रसाद यादव के साथ है। जिस समय जनता दल के साथ लालू प्रसाद यादव ने राजनीति शुरू की थी, नई पार्टी बनी थी आरजेडी, उस समय दिल्ली से लेकर के पटना तक हर समय पार्टी कैसे खड़ी हो, नई पार्टी कैसे बने, पिछले 25 सालों तक इसे सींचने का जो पहले पायदान के जो नेता रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह जैसे लोग ही रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे, जगदानंद सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो लालू प्रसाद यादव के साथ उस तरह के अभी तक हैं
और ये पार्टी के लिए एक झटका माना जा सकता है अनूप, क्योंकि इतने बड़े सीनियर लीडर अगर प्रदेश अध्यक्ष से नाराज होकर के अगर इस्तीफा देते हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। रवि, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई नेताओं के ऊपर तेज प्रताप ने टिप्पणी की थी, बयान भी दिए थे। अगर ऐसा ही होता रहा तो ऐसे अनुभवी लोग जो पार्टी में है वो तो साथ छोड़ते चले जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे भी जो लगता है कि आरजेडी में ये इस्तीफा भेजने के बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो है कि लालू प्रसाद यादव खुद जो है इस मामले में आगे क्या, अब उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है तो फिर कौन कौन से बातें होंगी, क्या संदेश दिए जाएंगे, क्या जो मजबूती है पार्टी को कहीं से कोई गलत मैसेज ना जाए, इस बातों को लेकर के आपस में एक बैठक शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली ये होगी कि क्या इस्तीफा जहाँ पे एक्सेप्ट होता है, अगर होता है तो माना ये भी जा रहा है कि आलोक मेहता जो है, जो पार्टी के अभी स्पोक्स पर्सन भी हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्हें बनाने की कवायद शुरू हो सकती है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। क्या ये इस्तीफा आज हुआ रवि, क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, और ये इस्तीफा जो है वो आज ही उन्होंने दिया है। काफी जिससे 5 तारीख को स्थापना दिवस, 5 तारीख के स्थापना दिवस के बाद वो उसके बाद जगदानंद सिंह लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहे थे, लगातार इस बारे में गहन अध्ययन भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे, बातें भी चल रही थी, और ऐसा लगता है कि इस बारे में तमाम बातों के बाद उन्हें लगा कि कोई रास्ता दिखा रहा है तो इस्तीफा देने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आगे का जो रास्ता है वो कैसे इख्तियार होता है। रवि, दिल्ली में तेजस्वी यादव मौजूद है, लालू भी वही मौजूद हैं, तो ऐसे में बिहार की सियासत देखिए, आरजेडी के अंदर जो घमासान मचा या फिर जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, कैसे डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा? तेजस्वी वहां है, लालू प्रसाद वहां है। देखिए, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो जिस दिन के स्थापना दिवस में भी बातें कह रहे थे जगदानंद सिंह के बारे में, और जितनी लंबी राजनीति दोनों के साथ रही है, ऐसे समय पे जहाँ पे सारा कैंप जो उठ करके नीतीश कुमार के साथ जदयू में शामिल हो गया, उन्हें भी ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने विपक्ष में रहते हुए जो फैसला लिया, ये बड़ी बात है। तो हर मौके पर लालू प्रसाद यादव के साथ वो खड़े रहे हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव खुद आगे आकर के कोशिश करेंगे कि जो डैमेज कंट्रोल हो उसे ठीक किया जाए, जगदानंद सिंह को मनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, जगदानंद सिंह हमेशा एक बात के लिए जरूर जाने जाते हैं कि है तो मजबूती से लेते हैं, समझ करके लेते हैं, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। लेकिन लालू प्रसाद यादव अगर मना पाते हैं तेजस्वी मिल करके तो ये पार्टी के लिए बेहतर होगा। लेकिन देखना होगा कि आगे आरजेडी क्या करती है। बिल्कुल, और अपने पार्टी लाइन के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात की कई मिसाल भी जगदानंद सिंह ने पेश की, जब बेटे के चुनाव लड़ने की पारी आई दूसरी पार्टी से तो उन्होंने बेटे का साथ छोड़ दिया, पार्टी का साथ दिया। और ऐसे शख्स को अगर पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है तो बहुत हैरानी हो रही। रवि सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या लगता है, क्या वजह इस्तीफे की? जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये है जी, ये बिल्कुल अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं और हम भी उनके साथ बैठे हुए हैं। तरह की खबरों का कहीं सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप इस गलत खबर को गलत बता रहे? पूरी तरह से ये खबर गलत है। अगर संभव हो तो जगदा बाबू से बात करा दीजिए, आप बैठे साथ में। अभी हम साथ में बैठे हैं, पार्टी प्रदेश कार्यालय में वो खुद हैं। हमने अभी उनसे कहा खबरें चाहिए तो वो खुद हंस रहे थे और कि ये बकवास। मृत्युंजय जी, आप खंडन कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि जगदा बाबू खुद खंडन कर दें तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। आप बैठे हैं साथ में, 2 मिनट का वक्त लगेगा। हमको 2 मिनट का कुछ लोग बैठे हैं तो बात करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हालांकि मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि जो खबर चल रही है जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बेबुनियाद है, अफवाह है, वो इस वक्त
जगदानंद सिंह के साथ कार्यालय में बैठे हुए हैं और जगदानंद सिंह भी इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के प्रवक्ता है इस तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं,